आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटी की पहली क्लास मैं अपलोड कर चुकी हूँ, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। उसमें जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। ठीक है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, हम कॉन्स्टिट्यूशन, उसके टाइप्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या था उसका, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते कि हमने लास्ट की क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा हुआ था, उससे एक ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो उसमें जो हमने पढ़ा था वो था प्रियम्बल। ठीक है। प्रियम्बल की हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल है क्या। ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारा क्या, वो इंट्रोडक्शन और प्रिफ्रेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। प्रियम्बल पहले, सबसे पहले कहाँ दिया गया था? फर्स्ट प्रियम्बल जो था वो यूएसए के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जो हमारा प्रियम्बल है 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद जो अडॉप्ट किया था उसे 22 जनवरी 1947 में किया था। ठीक है। ये तो हो गई प्रियम्बल की बात। प्रियम्बल का मतलब है हम लोग। हम कौन? वी आर द पीपुल। ठीक है। और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनटू अ, उसमें क्या है, हैविंग सोलनरी, हमने क्या कर रखा है, सोवेनरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर द पॉइंट ऑफ प्रियम्बल। ठीक है। प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है। कुछ पार्ट ब्रेक करते हैं, मतलब कुछ पार्ट ब्रेक किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सबसे पहले तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? हम लोग हैं, पीपल इन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। दूसरा चीज़ क्या थी? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सोवेरियन है। सोवेरियन मतलब इट्स अ फ्री कंट्री, जहाँ पे हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता है। सोवेरियन कंट्री मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग फ्रीली घूम रहे हैं, जैसे हम लोग फ्रीली रहते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब अपनी अपनी आज़ादी है हमें चीज़ें करने के लिए। ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब पब्लिक और प्राइवेट को एग्जिस्ट करते हैं साथ में। तीसरा सेक्युलर। सेक्युलर माने प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म। हमारा हमारा मतलब क्या है, इक्वल स्टेट से हमारे, और सपोर्ट करते हैं हम लोग ऑल रिलीजन फ्रॉम स्टेट, मतलब सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, यहाँ हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम हम सब लोग साथ में रहते हैं, एक यूनिवर्सल है हमारा। ठीक है। ठीक है। डेमोक्रेटिक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज करते हैं देयर पावर डायरेक्टली। ठीक है। टेकन प्लेस। ठीक है। मतलब क्या करते हैं, जो डायरेक्टली, मतलब क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं देयर पावर, डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सेसिव पावर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हमारे ना, तो हम लोग सब लोग मिलके क्या करते हैं, वोटिंग प्रोसेस होती है, और तब हम अपने इलेक्शन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ हमारी जो पावर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, हमें रिपब्लिक, हेड शुड बी इलेक्टेड, हम इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेशन होता है मतलब। और लेकिन बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक। ठीक है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ऐसे रिपब्लिक स्टेट में नहीं काउंट होता वो कंट्री में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं? ठीक है। सोशल है, मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक, मतलब गरीब और अमीर, रिच एंड पुअर सब क्या हैं, सेम है। और थर्ड है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स इक्वल राइट है हम लोगों को। ये हमने लास्टली पढ़ चुके थे। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की? डेट ऑफ अडॉप्शन है जो हमारी, मैं आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ अडॉप्शन जो है हमारी 26 नवंबर 1949। ठीक है। डेट ऑफ अडॉप्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की थी 26 नवंबर 1949। कहीं पे आप लिख लीजिए नोट्स में, बाकी वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है। और जो कमेंट्स हुआ था हमारा वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था।
तो ठीक है, ये तो हमने लास्टली पढ़ा था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज जो पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। द अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। इट लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्न। जो क्या करती है, स्टेट गवर्न करती है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रूल है, अकॉर्डिंग किसके, विच अ स्टेट इज गवर्नड। ठीक है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या डिफाइन करती है, जो हमारा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। ठीक है, द राइट एंड द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन्स जो हम लोग सिटीजन नागरिक हैं हम लोग उसे। एंड द थर्ड वन इज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स, द मेथड ऑफ अमेंडमेंट एंड इंश्योर द रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या करती है, अमेंडमेंट करती है, संशोधन करती है और इंश्योर करती है रूल ऑफ लॉ और जस्टिस को। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अडॉप्शन जो हुआ था, वो अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन जो कमेंस हुई थी, ठीक है, और मतलब इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में आई थी, वो 26 जनवरी 1950 है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये तो हो गया हमारे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल के बाद जो हमने पढ़ा ये उसके बाद का है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये एक सबसे पहले तो हम जानेंगे इस ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन्स क्या हैं, पार्ट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था हमारा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी और बॉडी का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, जो क्या करती है, गवर्नमेंट वर्क करती है, विच मेक्स द गवर्नमेंट वर्क। सुप्रीम गवर्नमेंट लॉ ऑफ कंट्री है विच मेक्स द गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है एक तरीके से हमारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आर इज़ द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लार्जेस्ट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और हमारे 26 पार्ट्स हैं, 471 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। हम अभी ब्लैंक पेपर जाके समझते हैं इसको। ठीक है, हमारे क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 25 हमारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स कितने हमारे 25 हैं, 471 हमारे आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगी आपको कि आप लोग उसे किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ट्रिक्स बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब जो उसके ऑर्गन्स हैं वो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। 3 तरीके से ये डिवाइड हुए हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे ये मैंने आपको फ्रेमवर्क में दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, डिफाइंस प्रिंसिपल एंड रूल्स, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। इसके 3 पार्ट क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव करता क्या है, लेजिस्लेटिव क्या करता है, मेक्स लॉ, क्या करता है, लॉ बनाता है। ठीक है, जुडिशरी क्या करता है, उसी लॉ को इंटरप्रेट करता है, एंड एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, 3 पार्ट में ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के अंदर 2 पार्ट्स हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ऐसी एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव क्या है, मेकर है, जो क्या करता है, लॉ मेक्स लॉ, जो लॉ बनाता है। जुडिशरी उसी लॉ को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट आता है हमारे उसके अंदर, आपके पार्लियामेंट हमारे पार्ट के अंदर आता है, जो है लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाता है, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट इन इंडिया वो क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव हैं,
और इंश्योर करते हैं जस्टिस कौन, जुडिशरी, ठीक है। और एक्सेसिव इम्प्लीमेंट कौन करता है लॉ, एडमिनिस्ट्रेट्स द कंट्री, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 3 पार्ट्स में आ जाते हैं ये। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं हमारे, मैं आपको इसे एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं हमारे 3 पार्ट में, हम डिवाइड कर दें इसको। तो जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें आते हैं द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव के अंदर, इस पार्ट के अंदर क्या आते हैं हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। सेकंड आते हैं हमारे द प्राइम मिनिस्टर एंड द थर्ड वन आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। और फोर्थ आते हैं हमारे द वाइस प्रेसिडेंट्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और बाकी कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे एग्जीक्यूटिव के बाद जो जुडिशरी आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आता है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 2 तरीके से बढ़ जाता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है बात जो बनता है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर हम लोगों ने 2 तरीके से बांट दिया ऐसे, 2 तरीके से बांट के, एक तो मेट्रोपोलिटन कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जैसे दिल्ली बॉम्बे सब, और बाकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर भी सिविल और क्रिमिनल 2 आते हैं, ठीक है। क्या क्या आ जाते हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ आ जाती है और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आ जाते हैं। मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के अंदर आते हैं सिविल एंड क्रिमिनल, जो सिविल और क्रिमिनल है, क्रिमिनल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है मतलब, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सिविल और क्रिमिनल उसके अंदर आ जाते हैं हमारे, अगर मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स है तो सिटी सिविल्स होते हैं जो आ जाते हैं, और सेशन कोर्ट आते हैं, उसमें सेशन जजेस होते हैं मतलब, ठीक है। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस और सेशन जजेस होते हैं। उसी के अंदर आ जाते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट, जैसे सिटी सिविल कोर्ट के अंदर क्या आ जाते हैं, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल केस कॉजेज़, जो छोटी चीज़ें छोटे कारणों से होती हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से आगे ये हमारी ट्री बनती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या क्या हो गए हमारे, 3 तरीके के ऑर्गन्स हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर है राज्यसभा और लोकसभा। एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है हमारा प्रेसिडेंट, और जुडिशरी के अंदर आता है हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, और ऐसी सीरीज़ बनती रहती है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट जुडिशल करता है, और इस तरीके से हमारा लॉ बनता है। अब हम इसमें आगे जाते हैं तो हमारे पास जो आता है टॉपिक अगला, ये तो हमने अभी तक जो पढ़ा ये ओवरऑल ये हो गया हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेजिस्लेशन में लॉ बनाता है, जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। ये तो थे ऑर्गन्स। अब हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, अब क्या होते हैं, कुछ होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, विच इज़ कोडिफाइड एंड कंपाइल्ड, मतलब जो क्या होता है प्रॉपरली बना होता है, और जिसको जैसे बुक की फॉर्म हो, जैसे हम कोई किसी सब्जेक्ट की बुक होती है, जैसे हिस्ट्री की बुक है माना, ठीक है, तो उसमें क्या है, हर चीज़ लिखी हुई है, कोडिफाई की है, कॉम्प्लीमेंट करी हुई है, ठीक है, कंपाइल करी हुई है, और कम्प्लीटली एक बुक के फॉर्म में उसे बनाया गया है, ठीक है, बुक के फॉर्म में बनाया गया है। तो वो क्या होता है, एक तरीके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर बनाया हुआ है। जैसे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपरली बने हुए हैं वो यूएसए और इंडिया का है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट
लिखा हुआ जो सबसे ज़्यादा लिखित में है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो है इंडिया का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं, यूएसए और इंडिया के हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली जैसे बुक्स बनती हैं प्रॉपरली कंपाइल्ड की हुई है, ठीक है। 1787 में क्या होती है, एग्जिस्ट की थी और इन्फोर्स कब की थी, 1789 में, ठीक है। ये तो हो गया रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट क्या किस किस क्लियरली और एक्सेसिबल कौन से हैं, ये क्या है, इंडिया और यूएसए के, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा, वो है आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कंपाइल्ड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। बेस्ड ऑन कस्टम ट्रेडिशन एंड जुडिशरी डिसीजंस, मतलब जो भी जुडिशरी डिसीजन है उसके बेसिस पे जो बने हुए हैं, कस्टम किए हैं और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से बने हुए हैं, उसे हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि प्रॉपर वो कंपाइल नहीं किए हुए हैं। तो वो कौन से हैं, वो यूके के हैं, ठीक है। यूके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबली में आ जाता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है, डिफ़िकल्ट है अमेंड करने में, मतलब जिसका संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है, वो रिजिड में काउंट होता है, ठीक है। रिक्वायर स्पेसिफिक क्या प्रोसीजर चाहिए होती है, ये डायरेक्टली अमेंड नहीं किया जा सकता, इसको ये डिफ़िकल्ट तरीके से अमेंड होता है, ठीक है। तो रिक्वायर्स क्या करें, स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है इसके लिए, और वो जो अमेंडमेंट है वो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, कैन बी अमेंड ईजीली लाइक ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको अमेंड किया जा सकता है, वो है यूके का। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है पावर क्या होती है, डिवाइड होती है सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। हमारी भी जैसे इंडिया का जो हमारा इंडिया की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस तरीके से ही है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या डिवाइड की हुई है, ड्वेल पॉलिटी के हिसाब से चलती है, ठीक है। द्वैत पद्धति के हिसाब से चलती है, ड्वेल पॉलिटी के हिसाब से, वो है इंडिया और यूएसए की। इसी तरह यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या होती है, सेंट्रलाइज पावर करती है, लोकल गवर्नमेंट फंक्शन एट द विल ऑफ सेंटर, यूके और फ्रांस की। तो इस तरीके से 6 पार्ट्स में बांटा है इसको। आप ये तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे क्या लिख लिया यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपने ऐसे 1 2 3 4 5 एंड द 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड आपने उसे लिख लिया। एक तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल हमारा, सेकेंड एंड यूनिटरी, एंड देन रिजिड, ठीक है, एंड देन अनरिटन एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्रियम्बल को हमने रिकवर किया, जो हमने स्टार्टिंग में क्लास 1 में पढ़ा था पॉलिटी की। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पढ़ा, उसके बाद ऑर्गन्स क्या होते हैं वो पढ़ा है हमने, एंड देन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम अपने सेकेंड पार्ट में जाते हैं। पर आपको मैंने जो क्लास 1 में पढ़ाया था उसमें हमने कुछ केसेस थे, ठीक है, पर उसे हमने क्लियर नहीं किया हुआ था, मतलब प्रॉपरली हमने ठीक से उस केसेस को क्लोज नहीं करा था। मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में ही बताया था, ठीक है। तो उसी जो केसेस हैं उन्हीं केसेस को आज अभी हम थोड़ा से बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे ब्रीफली, जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। तो केस जो थे वो प्रियम्बल से रिलेटेड थे वो केसेस, ये मैंने उसको माइंड मैप की फॉर्म में बनाया हुआ है। ये आप अपना या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ये आपके काम ज़रूर आएगा, बिकॉज ये आप एक ग्राफ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो केस रिलेटेड थे प्रियम्बल से, ये उनके बारे में है, ठीक है। 3 केसेस थे जो प्रियम्बल से रिलेटेड थे। जब प्रियम्बल पे सवाल उठाए गए थे, आपको मैंने बताया था कि ये किस तरीके से किए गए थे। तो प्रियम्बल में 3 केसेस थे हमारे। सबसे पहला केस जो था बेरूबारी यूनियन केस था 1960 में,
ठीक है, जिसमें कहा था प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया था सेकंड वन, केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें बताया गया था प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड वन था क्या, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें क्या कहा था प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इन तीनों केसेस में किस तरीके से किया गया, लेकिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन इट कैन बी अमेंड ऑल्सो। मतलब क्या है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ज़रूर है, लेकिन समय आने पर वो अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बेरूबारी केस की ओर आएँ तो बेरूबारी केस जो था 1960 में, ये जो केस था आपका, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी फिक्स्ड करी थी किसने, बाय सर रेडक्लिफ। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है। ठीक है, ये था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, इसमें क्या था, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी वो फिक्स्ड की थी, किसके द्वारा फिक्स की थी, सर रेडक्लिफ, ये लिख लीजिएगा। एंड द लाइन वॉज कॉल्ड बाय रेडक्लिफ लाइन। तो वो लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन जो फिक्स की थी, उस लाइन को बाद में क्या कहा गया, रेडक्लिफ लाइन कहा गया। ठीक है, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट हुए थे उस टाइम। ठीक है, मैप्स जो बने थे रेडक्लिफ के द्वारा, उस पर डिस्प्यूट हुए थे, उस डिस्प्यूट के कारण ही ये केस बेरूबारी केस बनाया लगा था। तो ये बेरूबारी केस क्या किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था इसमें कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी थी पाकिस्तान की, उसे इसमें यूज़ किया गया। तो इसमें क्या लिखा गया, ड्यू टू ओमिशन इन द रिटर्न टेक्स्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमारे संविधान में, तो इसी वजह से उसमें क्या गया था कि ये जो है बेरूबारी केस जो हुआ था उसमें इन्होंने कहा कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, यूज्ड ओनली फॉर इंटरप्रिटिंग एम्बिशियस लॉ। अब इसमें क्या होता, ये केस किया गया था बेरूबारी यूनियन केस जो, इस केस के बेसिस पे ये कहा गया कि प्रियम्बल क्या है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद रखना है, ये केसेस कई बार पूछे जाते हैं कि बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में आपको ये याद रखना है कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड जब केस हुआ था केशवानंद भारती केस, उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था उसमें 1995 में, उसमें कहा था वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जिसमें री इन्फोर्स किया गया था केशवानंद भारती स्टैंस, उसको लेते हुए ये चीज़ कही गई थी। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड। जो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था, ये भी जान लीजिए, तो जो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958, जो बेरूबारी केस था वो नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 के केस के रूप में जाना जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इस सब चीज़ों को करने के बाद ये 3 केसेस प्रियम्बल के रिगार्डिंग है, तो ये 3 केस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, तो ये तो हमारा अभी प्रियम्बल और इसको पार्ट को मैंने थोड़ा पहले पढ़ा दिया। अब लेकिन थोड़ा सा पीछे से देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बेसिस पे अगर हम पढ़ें तो पहली बात तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, ठीक है, वो क्या है, फिलोसफिकल है, कॉलोनियल। ठीक है, फिलोसफर लोगों ने इसमें थोड़े से पॉइंट्स डाले हुए हैं। कॉलोनियल रूल है, रिवॉल्यूशंस हैं, आइडियोलॉजी है हमारे पॉलिटिकल, और जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स थे उनके रिगार्डिंग बताया गया। तो अगर देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, क्या करने आई थी, एज अ ट्रेडर आई थी। तो अगर हम अभी
इसको पढ़ें इस चीज़ को इस तरीके से, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा हिस्ट्री बना 16 एक सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। 1600 AD में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कहाँ, भारत आई थी। क्या करने के लिए आई थी, ब्रिटिशर्स क्या करने के लिए आए थे, ब्रिटिशर्स एक तरीके से यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करने के लिए आए थे, दे आर केम हियर फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडर्स की तरह आए थे। 16, ये हम इसको हिस्ट्री में डीपली पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बैकग्राउंड से आया, ठीक है। और 1767, अब बताइएगा अगर आप लोग को याद है हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा तो 1767 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लीज़ मैंने अभी बता दिया, लेकिन आप कमेंट करके लिख सकते हैं जिसको पता है 1767 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इसी तरह 1764 में क्या हुआ था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था कब, 1765 में, जिसमें क्या गया था, जो दीवानी राइट है ब्रिटिश ऑफ फॉर बंगाल, उड़ीसा और बिहार की, इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ले ली थी, ठीक है। दीवानी राइट्स दी गई थी किसको, ब्रिटिश को दीवानी राइट दी गई थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार से। दीवानी राइट है क्या, एबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड द सिविल राइट्स ऑल्सो, ठीक है। दीवानी राइट होती क्या है, दीवानी राइट्स मीन होता है एबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड द अदर सिविल राइट्स, ठीक है। दिस इंक्रीज क्या, रेवेन्यू और करप्शन इन कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, दीवानी राइट जब अंग्रेज़ों को दे दी गई, ब्रिटिश सरकार को दे दी गई, तो उसमें क्या हो गया, जो हमारे करप्शन बढ़ गया, करप्शन कंपनी में, तो उससे क्या हुआ, जो हमारे ऑफिसर्स थे, ठीक, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स, वो तो रिच होते गए, लेकिन बाकी जो कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, वो कंपनी स्टार्ट रनिंग डेप्ट पे आने लगी, मतलब क्या हो गया, कर्ज होने लगा उन पे, ठीक है, दीवानी राइट्स पे। इसको हम डीपली पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अभी हमने हिस्ट्री की प्रॉपर क्लासेस नहीं करी, PYQs ही करे हुए हैं, ठीक है। तो 1600 AD में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिश, ठीक है, एज एन ट्रेडर बन के आए थे। 1767 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। देन 1764 में क्या हुआ था, ये मैंने आपको पूछा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि 1764 में कौन सा बैटल हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ, 1765। ये ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ये MCQs वगैरह में और ये PYQ में जो आपके वन वर्ड आंसर होते हैं, इनमें पूछी जाती है, जो ये हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये UP SSC वाले एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसको आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ रेगुलेट्स बने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, एक्ट्स वेयर पास्ट। तो क्या किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किए, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट्स क्या किए, पास किए गए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और खुद चलाने के लिए। इंडिया की जो चीज़ें हैं ट्रेड्स को खुद चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट्स क्या किए, वो इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। जो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट थे 1773 के थे, 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ में आए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1717 हमारे 73, ठीक है। तो रेगुलेटिंग, पहले तो समझ लें कि रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, हमारी ये जो एक्ट आया था हमारा, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये हमारे क्या इंडिया में चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, इन लोगों ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, रेगुलेट की इस चीज़ को, ठीक है, लागू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब हर चीज़ का क्या हो गया, जवाबदारी देनी पड़ गई, किसे, इस एक्ट के थ्रू जवाबदारी देनी पड़ती थी, ठीक। अब क्या हुआ, गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारे जनरल ऑफ बंगाल थे,
उसको क्या बना दिया गया, बिकम जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल, GGB, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल। किससे, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से। ये एक्ट भी इन्होंने कर लिया। क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू, प्रेसिडेंट अदर प्रेसिडेंसीज के थ्रू ये बना दिया गया। फिर क्या किया, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल ने एग्जीक्यूट किया काउंसिल, ठीक है, क्या एग्जीक्यूट किया, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल ने काउंसिल एग्जीक्यूट किए, जिसमें क्या किया उन्होंने 4 मेंबर्स रखे। क्या किए, 4 मेंबर्स रखे, जो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या करते थे, चलाते थे। क्या रखे, हमारे 4 मेंबर रखे, ठीक है, 4 मेंबर बनाए, जो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन को इन्वॉल्व करते थे। जैसे PM क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव हैं एंड ऑल्सो डूइंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वो क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव का पार्ट तो हैं ही वो, लेकिन ऑल्सो क्या करते हैं, अदर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं उनमें भी एड ऑन करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो आ गई सारी चीज़ें इस तरीके की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक। उसके बाद जब ये सब फॉर्म कर लिया गया, ठीक है, तो सेटलमेंट एक्ट 1781, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट हुआ क्या, 1781 हुआ, जिसमें क्या हुआ, जुडिशरी ने क्या किया, वॉज नॉट अलाउड टू हैव कंट्रोल ओवर कंपनी मेंबर। सेटलमेंट एक्ट 1781 में क्या किया गया, जुडिशरी क्या हो रहे, अलाउ नहीं किए गए किसे, कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्लियर किया गया, सिर्फ कैलकाता काउंसिलिंग जो थी वो कंट्रोल करेगी। उसमें क्या किया गया, फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी से सेपरेट किया गया उस चीज़ को। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये एक्ट्स पास कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उनसे खुश नहीं थी, ठीक है, और वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, पिट्स वॉज द PM इन ब्रिटिश। उस टाइम पे जो क्या थे, पिट्स पिट्स जो थे उस टाइम क्या थे, PM थे। कब थे, ठीक है, ही पास द पिट्स इंडिया एक्ट। अब आपको पता होगा, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था कब, 1784 में। उस टाइम PM कौन थे ब्रिटिश के, पिट्स थे, ठीक है। अब उसको आप नोट डाउन कर दीजिए कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास हुआ था, उस टाइम पे PM कौन थे, पिट्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है, वहाँ की मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय किसके, उनके द्वारा कमेंस किया गया, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे रेगुलेटिंग एक्ट जो किए गए। अब हम आते हैं चार्टर एक्ट की तरफ अपने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, जिस टाइम PM कौन थे, ब्रिटिश सरकार के पिट्स थे। अब हम चार्टर एक्ट में आते हैं, तो चार्टर एक्ट हम 1833 की बात करते हैं अगर, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, ऑल लेजिस्लेटिव पावर, सारे जो लेजिस्लेटिव पावर थे और जो प्रेसिडेंसी थी वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर गई किसको, बंगाल को, ठीक है। जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो क्या बन गए 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। पहले क्या थे वो, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी, गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बना, एंड देन अब क्या हुआ 1833 में चार्टर एक्ट में क्या हो गया, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। कब बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट 1833 में क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, वर्किंग एज अ ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। अब क्या करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इंडिया को लेने, ब्रिटिश पोजीशन करने लगी किस पे, इंडिया पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब चार्टर एक्ट 1853 में, अब ये ना कॉमन बता रही हूँ मैं आपको कि क्या क्या एक्ट में हुआ था और क्या क्या चेंजेस आए। इसी को हम बहुत डीप वे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो ये अभी तो सिर्फ पॉलिटी में हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आया चार्टर एक्ट 18, मैं ये बता रही हूँ कि किस किस चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था। अब जो चार्टर एक्ट
1853 आया है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या होते थे हमारे ब्रिटिश में, हमारे सिविल सर्वेंट्स नहीं हुआ करते थे इससे पहले। तो अब क्या हुआ, इसमें क्या होने लगे, अगर कोई बनना चाहता है सिविल सर्वेंट, तो इसमें इस स्पॉन्सरशिप में क्या किया गया, स्टडी करने के लिए हेलीबरी कॉलेज में भेजा जाने लगा, ठीक है। एक तरीके से हमारे भी एक कुछ इंडियंस किस में सिविल सर्वेंट बनने लगे इसी दौरान, ठीक है। इस चार्टर एक्ट के दौरान, किस 1853 चार्टर एक्ट के दौरान बनने लगे, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल, भले ही वो ब्रिटिश ने ये लॉ पास किया था कि कंपनी को ज़्यादा, लेकिन वो क्या करते थे, कंपनी को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर्स बनते थे वो हमारे इंडिया की तरफ से, उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो बनते तो थे, कुछ पार्ट्स रहते, लेकिन वो उन्हीं के अंडर काम किया करते थे, ठीक है। तो 1853 में क्या किया गया, सिविल सर्विसेज जो थी, एक एग्ज़ाम किया कराया जाने लगा, मेड विद एग्ज़ाम 1853। जो प्रपोजल क्या था 1833 में दिया गया था, ठीक है। दिया गया तो 1833 में था, लेकिन 1853 पे के जाके क्या हुआ, अपोजिशन, इट वाज पास इन 1853, ठीक है। इन्फिनाइट टाइम पीरियड एक्सटेंशन किया गया। अब क्या गया, जब सेपरेट किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग वॉज मेड विद द काउंसिलर्स एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ मिनी पार्लियामेंट। फिर इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1853 के बाद आता है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। तो मतलब इससे क्या होने लग गया, जब रिवॉल्ट हुआ 1857 में, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय, ठीक है। इस अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिकॉज इसमें क्या हुआ 1858 में क्या हुआ, गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इंडिया, मतलब एक तरीके से इंडिया का गुड गवर्नमेंट आने लगा। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम व्हाट, वाइसरॉय, ठीक है। एंड पार्लियामेंट मेंबर क्या हो गए, काउंसिल ऑफ इंडिया विथ 15। अब स्टेट और अब पार्लियामेंट मेंबर्स कितने हो गए हमारे, 15 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो एक फॉर्म बन गया वाइसराय काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, सेक्रेटरी, देन पार्लियामेंट, ठीक है। और जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर इम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय नवंबर 1858 प्रोक्लेमिनेशन, गुड गवर्नमेंट के नाम से जाने लगे एक तरीके से, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, एंट्री ऑफ इंडियंस इन काउंसिल। अभी तक तो इंडियंस नहीं थे, ठीक है, इसमें। तो अब क्या हो गया, अब इसके बाद क्या होने लगा, जब 1857 में गुड गवर्नमेंट होने लगी, तो किसकी एंट्री हुई, इंडियंस की एंट्री हुई, किसमें, काउंसिल एक्ट में। तो काउंसिल एक्ट्स बनने लगे, ठीक है। जब इंडिया की जो इंडियंस थे उनकी काउंसिल में एंट्री हुई, तो क्या हुआ, एक्ट्स बनने लगे, विच आर 1861, 1892 एंड देन 1909, ठीक है। जिसमें क्या किया गया, इंडियंस की एंट्री होने लगी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या लगे, इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। तो 1861 काउंसिल एक्ट में क्या होने लगा, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय वाइसराय। वाइसराय कौन होने वाले हुए, राजा को, राजा ऑफ कहाँ, राजा और बनारस एंड राजा महाराजा जो हुआ करते वो होने लगे, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड हो गया, जैसे पावर क्या हो गई, बैक टू प्रेसिडेंसी विल बी ओवर बाय 1935। तो इसमें क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम बनने लगा। अब ये देख लीजिए कि काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, काउंसिल एक्ट जो हुआ 1861 में, उसमें क्या हुआ, जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो नॉमिनेट होते थे किसके द्वारा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होते थे
वो नॉमिनेटेड होने लगे किसके द्वारा, वाइसराइज के द्वारा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम बनने लग गया। क्या बनने लग गया, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करते थे, लॉ बनाते थे, एंड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट प्रेजेंट। उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट नहीं था, तो एग्जीक्यूटिव क्या करते थे उस टाइम, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते थे। ठीक है, इसके बाद आ गया काउंसिल एक्ट हमारा, काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट आ गया हमारा। कौन सा काउंसिल एक्ट आएगा हमारा, काउंसिल एक्ट 1892। काउंसिल एक्ट 1892 में क्या होने लगा, 1892 में हम लोग वाइसरॉय विल टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम, किसे, अपने वाइसरॉय डिसीजन रिकमेंडेशन देने लगे, किसे, नॉमिनेट करने से पहले डिसीजन देने लगे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्रोविंसेस थी जो भी हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट की, गवर्नर की, ज़मींदार विल आस्क, ज़मींदार मतलब प्रोविंसेस थी जो प्रिंसली स्टेट बोलते हैं इनको, प्रोविंसेस में जो थी हमारी, वो ज़मींदार से पूछने लगे। अब इसके बाद क्या आया, काउंसिल एक्ट हमारा 1909, जो कि क्या था, मॉडल मिंटो रिफॉर्म था। ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट होने लगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें इस तरीके से कुछ सालों तक क्या हुई, चलती रही। ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ये हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है डीपली हम पढ़ेंगे आगे अपनी हिस्ट्री के जब लेक्चर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ और कैसे कैसे आइडियोलॉजीज़ और बाकी चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हम जो अब आगे आएंगे तो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये तो सबको पता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या हुआ पुराना, हमने पहले पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी मैं जब भी आपको पढ़ाऊँगी आगे। ये सब करने से पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में हुआ क्या, ठीक है, कि कैसे किसने करी मेकिंग और मेकिंग में क्या हुआ है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में अगर हम आए तो जो एम एन रॉय थे उन्होंने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टू फॉर्म 1934। तो 1934 में एम एन रॉय ने ये बोला, फॉर्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी जिससे कि हम क्या कर सकें, हम लोग क्या बना सकें, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। 1934 में उन्होंने एक आइडिया दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में, ठीक है, नेशनल कांग्रेस जो थे हमारे आईएनसी, ऑफिशियली डिमांड किया उन्होंने देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो एक क्या होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने एक होनी चाहिए। ठीक है, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया विदाउट एनी क्या इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड मेंबर्स। ठीक है, कांग्रेस के बिहाफ पे क्या किया उन्होंने, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करी। ठीक है, और किसी के बाहरी जो इंटरफेयर है उसको हटाते हुए बिहाफ ऑफ किसके, कांग्रेस के बिहाफ पे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या करेगी, सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे क्या की जाएगी, सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, 1940 में क्या हुआ, 1940 का आप लोग को सबको पता होगा, 1914 का जो सेशन था वो सेशन क्या कहलाता है, ये इसमें क्या दिया गया था, 1940 के ब्रिटिश ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था डिमांड किसकी, डिमांड अंडर किसके, डिमांड अंडर अगस्त ऑफर के। ठीक है, अगस्त ऑफर के कब, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चला था, उस दौरान अगस्त ऑफर किया था ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं क्या किया उन्होंने, बट नॉट प्रोवाइड, उन्होंने क्या किया लेकिन नहीं दिया। ठीक है, 1942 में क्या हुआ, ट्रिप्स मिशन हुआ। ठीक है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इंडियंस वर नॉट हैप्पी, सो दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो क्या हुआ, एक दे विल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को
फॉर्म किया। क्रिस्प मिशन हुआ था जो 1942 में था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, दैट इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक। तो जो अगस्त ऑफर था उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगस्त ऑफर को क्या कहा जाता है, अगस्त ऑफर कॉल्ड क्या हमारा पोस्ट डेटेड चेक। और किसने कहा था ये, महात्मा गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए अगस्त ऑफर को क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। और ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में 3 मेंबर्स के साथ स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो क्या फाइनली एक्सेप्ट किया गया ऑफिशियली, और एक क्या था, 1 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया कि हम डिमांड फॉर द सेपरेट फॉर पाकिस्तान को सेपरेट की करने की एक डिमांड की गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्शली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी, दे विल बी क्या होगा, दे विल बी पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या होता, 389 सीट्स फ्रॉम विच 296 ब्रिटिश इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए गए मेंबर ऑफ स्टेट्स असेंबली में, ठीक है। 93 नॉमिनेटेड क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। ये क्या था, तब की पॉपुलेशन के हिसाब से इसको सेग्रीगेट किया गया, ठीक है। इलेक्शन कब हुआ इसका इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स वन बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस के द्वारा मेजॉरिटी सीट्स क्या की गई, जीती गई, ठीक है। मेजॉरिटी सीट्स क्या गई, जीती गई, ठीक। अब इसी दौरान जो था, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई, अब ये आपको मैं वन वर्ड आंसर के तौर पे बता रही हूँ कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और उसमें 296 लोगों में से ओनली 211 अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। उस फर्स्ट मीटिंग में क्या किया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था, वो नहीं गए थे, ठीक है। और एल्डेस्ट मेंबर कौन थे इनके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। और जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो वो हुई थी हमारी 11 दिसंबर ऑफ 1946। उसमें में राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे, परमानेंट प्रेसिडेंट बने, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने, और बी.एन. राव क्या बने, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, वो नहीं अटेंड नहीं करा था, ठीक है। और टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, और बी.एन. राव जी को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया था, ठीक। देन अगली जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें 13 दिसंबर 1946 में हुई थी वो। उसमें जी.एल. नेहरू पास ऑब्जेक्टिव रिजोल्व पास किया था, उन्होंने फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर जो होता है उसे पास किया था, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 जनवरी 1947 में पास हुआ। उसके बाद एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में, लेकिन जो ऑफिशियली बाद में पास हुआ वो 22 जनवरी 1946 को हुआ, ठीक है। तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान जो हुआ था, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की आती फॉर्म की गई थी, एंड द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो स्टार्टेड जॉइनिंग असेंबलीज। तो उसके दौरान क्या प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी ज्वाइन करे थे हमारा ये जो 1947 में 3 जून को असेंबली फॉर्म की थी। फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्रीज टू 299, तो 299 डिक्रीज हो गई थी, रेस्ट वेंट टू पाकिस्तान। जो बाकी सीट्स थी वो कहाँ चलेगी, पाकिस्तान चलेगी। तो हम 1947 15 ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हुआ, सॉरी नॉट फॉर्मेट, इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ। एक मैंने चार्ट बनाया है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं ये जो है
आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज ये याद करने से जल्दी, लिखने से जल्दी याद होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ आएँ तो हम क्या देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले तो जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बना, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये तो अभी मैंने आपको डीपली समझाया है, पर ये शॉर्ट है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बना, देन फ्रीडम मूवमेंट आया, डिमांड ऑफ सेल्फ रूल, मतलब सेल्फ रूल हम लोग खुद बनाएंगे अपने रूल्स इंडियन से बोल के डिमांड किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बने क्या 1858, 1919 और 1985। ये था हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आता है जो। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उसके दौरान कैबिनेट मिशन का प्लान हुआ, कब हुआ 1946 में। 389 मेंबर्स थे, बाद में जाके 289 रहे, आफ्टर कब, आफ्टर पार्टीशन के बाद 289 रह गए, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी हमारी, 9 दिसंबर 1946, जो कि मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे, पहले टेम्पररी नहीं परमानेंट प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयर में कौन बैठे थे, आए थे, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये तो हो गई दो चीज़ें। एंड देन जो डिबेट और डिलिब्रेशंस हुई थी, कितने हुए थे, 11 सेशन हुए थे, कितने, 2 सालों के दौरान, 2 साल, 11 मंथ एंड 18, ठीक है। ओपन टू पब्लिक के लिए ओपन कर दिए थे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक, हमारी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या हुआ, एक तरीके से एक बुक लिखी गई और ट्रांसपेरेंट और क्या नाम कहते हैं, डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट तो किया गया लेकिन 1949 में, बट जब इन्फोर्स किया गया, जब लागू हुआ, वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। वो हम किस दिन के हिसाब से, 26 जनवरी को हम क्या जानते हैं, रिपब्लिक डे के तरह, ठीक है। इंडिया बिकम अ सोविनियर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। एडॉप्शन के दौरान क्या लिखा गया, हमारी जो बाइबल है हमारी, एक तरीके से वो संविधान प्रियम्बल, वो हमारा क्या है, एक तरीके से बाइबल है। जैसे कि आप लोग गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही ये क्या है हमारे लिए, एक तरीके से गीता के समान ही है हमारे लिए, ठीक है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोविनियर एंड सोशलिस्ट, तो एक तरीके से हमारे लिए ये बुक लिखी गई। उसके बाद क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का जब इन्फोर्समेंट हुआ तो अडॉप्शन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये 2 बार आ गया, इसको एक बार लिखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या था, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। गारंटीज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी। एक हम क्या बताएगा, लिबर्टी होगी अपने फैसले लेने की, इक्वालिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होंगे, फर्टिलिटी एंड ये हमारी, और जस्टिस, न्याय मिलेगा सबको। फ्रेमवर्क फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी हमारी। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारे सारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। और अभी आपने देखा कि हमने ओवरऑल मोस्टली चीज़ें क्या करी हैं, कवर करी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा सारी चीज़ें, इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगी वो क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि लास्ट सेशन में क्लास जो पहली ली थी मैंने पॉलिटी की, मैंने आपको उस समय कहा था जब हम 180 डेज प्लान बना रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ पॉलिटी के जो आंसर राइटिंग है उसे शुरू करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ करेंगे, जो कि मैंने 2023 का पेपर उठाया है। उसमें हमने जो GS2 है उसमें पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, प्रियम्बल किया, प्रियम्बल के रिगार्डिंग ही था वो सेम क्वेश्चन, और उस दिन हमने प्रियम्बल पढ़ा था। उसके साथ कैसे फॉर्म किया जाता है और कैसे लिखा जाता है और क्या आप ऐड कर सकते हैं वो बताया। तो उसी तरह भी इसके आज सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे। हर दिन जब भी क्लास होगी तो एक एक क्वेश्चन हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं वो क्वेश्चन कराऊँ तो हमने एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि हमने एक शॉर्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। पहले तो हमने जो प्रियम्बल था उसके कुछ केस रिलेटेड थे वो देखे, ठीक है, जिसमें बीरूबारी केस आया था हमारा, ठीक है, केशवानंद भारती केस एंड देन LIC ऑफ इंडिया केस।
केस रिलेटेड टू प्रियम्बल क्या क्या थे? बेरुवारी यूनियन केस 1960, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड वन इज केशवानंद भारती केस 1973, विच इज प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द थर्ड वन इज LIC ऑफ इंडिया केस 1995, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. These three cases are important and you can form this from mind map form also. ठीक है. And these cases related from preamble. And then हम उसके बाद हमने पढ़ा था what is constitution. Okay. And the constitution के बाद पढ़ा what is constitution, parts of and the constitution क्या है हमारा? supreme law of a country, defines principle and rules and the framework for government. एंड द ऑर्गन्स क्या है इनके? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक्स लॉ. ठीक है. पार्लियामेंट इन इंडिया लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा. जुडिशरी इंटरप्रिटेट करता है लॉ को एंड द इंश्योर अ जस्टिस. ठीक है. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट लॉ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. ये तो ऑर्गन्स थे. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, जो मैंने 6 टाइप के बताए थे आपको. आप इसको टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख के, जैसे मैंने आपको बताया था, 6 रो लगा सकते हैं एंड देन राइट कर सकते हैं. इसको एक ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं. अगर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आपको पहले तो सबसे पहले लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो बताओगे, पूछा है. देन द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लंबे में ब्रेक ना करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम. टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राफ फ्लो चार्ट बना रही है 6 एंड देन लिख दी क्या? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके नीचे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? ठीक है. कोडिफाइड इन द सिंगल डॉक्यूमेंट विच इज़ क्लियर एंड एक्सेसिबल. जो क्या है, एक तरीके से क्लियर और एक्सेसिबल है, वो इंडिया और USA का है. हमारा जो बुक थी वो पहले ही लिखी गई है और उसी के हिसाब से, प्रियम्बल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी चीज़ें चलती रहती हैं. अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिसमें कंपाइल नहीं किया गया है एक ही बुक में, बट क्या करें, सिंगल डॉक्यूमेंट है वो, लेकिन कंपाइल नहीं की हुई है. वो वहाँ के कस्टम, ट्रेडिशनल और जुडिशरी डिसीजन के बेसिस पे लिखा जाता है, तो वो है UK रिटर्न अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट है क्या अमेंड करने में, वो आता है हमारा USA का. देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड ईजिली लाइक ऑर्डिनरी लॉज, वो भी UK के अंदर आते हैं. एंड देन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन किसके? सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूअल पॉलिटी कहते हैं जिसे, तो वो हमारे इंडिया और USA का है. ऐसी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि करता है, पावर क्या होती है? सेंट्रलाइज पावर होती है. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट में जो भी फंक्शन विल बी कवर्ड बाय किसके? सेंटर के, बाय UK और फ्रांस में होता है ये. ठीक है. केसेस मैंने आपको बता दिए, बेरुबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC. ठीक है. ये 3 केसेस जो प्रियम्बल से रिलेटेड हैं, और हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गए. ठीक है. अब क्या है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी. और इसको फॉर्म हम लोग एक चार्ट फॉर्म में बनाएंगे. ठीक है. चार्ट फॉर्म में इसको हम कवर अप करेंगे, बट अभी मैं इसको चार्ट फॉर्म में कवर अप नहीं कर रही. अभी जनरली मैं आपको एज एन बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है. ठीक है. तो हमारा जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको ये लिख के बताती हूँ. आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बाकी PDF तो मिलेगी ही. ठीक है. सबसे पहले क्या आ गया, पेन में प्रॉब्लम है, सॉरी. सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. जिनसे हमने अपने, जब हम अपनी बाइबल लिख रहे थे, तो उसमें क्या क्या सोर्स लिया गया. ठीक है. ब्रिटिश से क्या लिया, इसको मैं माइंड मैप की फॉर्म में अपडेट करूँगी बाद में. अभी मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ. ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे क्या लिया? पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट सिस्टम है वो लिया गया. ठीक है. उसके बाद जो सिंगल सिटीजनशिप है वो ली गई. ठीक है. इसी तरीके से USA से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो वो कहाँ से लिए गए. कभी बार पेपर में आता है कि हमारे जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया है. जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो US से हम लोगों ने लिया है. ठीक है. और जो जुडिशली रिव्यूज़ हैं वो भी, और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक तरीके से हम लोगों ने सोर्स ऑफ, मतलब ये नहीं कि कॉपी कर ली, लेकिन
कैसे बनाया जा सकता है वो लिया है। कनाडा से क्या लिया हम लोगों ने, कनाडा से हमारे एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिए गया, ठीक है। फेडरेशन था जो वो लिया गया, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल, ठीक है। ऐसी ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लिया गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में एक लिस्ट होती है उसको जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के फैसले साथ में लिया, उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। एक तो होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है आपका दूसरा सेंट्रल और स्टेट लिस्ट, दो अलग अलग होती हैं और दोनों को साथ में तो कॉन्करेंट लिस्ट लिए, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट किससे लिया गया, यूएस से। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो लिया गया रशिया से, ठीक है। जिसमें आइडियल ऑफ जस्टिस भी लिया गया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ऐसी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखेगी आदेश से। तो इसका माइंड मैप मैं आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, ये जो भी अडॉप्शन हमने लिए हैं और मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, सारी चीज़ें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था हमारा, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। हिस्टोरिक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्या किया था हमारा, लास्टेड इन नियरली 2000 ईयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रोइंग डिमांड ऑफ किसकी, सेल्फ रूल का हमने डिमांड किया। लीडर कौन कौन थे हमारे, लाइक गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर एंड पटेल। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मूवमेंट पुश्ड फॉर किसके लिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस एंड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, पुश किया किस चीज़ के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए एंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए। और जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, अंडर द कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके थ्रू फॉर्म हुई, इस्टेब्लिश अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ क्या 1946, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड हुई, 9 दिसंबर 1946 एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इनिशियली 389 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में लेटर ऑन 299 हो गए थे आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी से, इंक्लूडिंग किसे, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन, सबको मिलाकर, ठीक है। मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड, कौन थे, एक्सपीरियंस्ड लॉयर थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे एंड द पॉलिटिकल लीडर थे। अब ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुई थी, 29 अगस्त एंड 1947 में हुई थी। इंस्पिरेशन किस किस से ली, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से ली, US कॉन्स्टिट्यूशन से ली, ठीक है। US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, फंडामेंटल राइट लिया और जुडिशरी रिव्यू लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया, ठीक है। और कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया गया, फेडरल सिस्टम लिया गया। द ड्राफ्ट वॉज डिबेटेड इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है। इस ड्राफ्ट को क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट को क्या किया गया, डिटेल प्रोसेस किया गया ड्राफ्ट को, कैसे, क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज लिखते हुए, ठीक है। और पब्लिक डिबेट एंड अमेंडमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 11 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11 बार मिली ओवर 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर 11 सेशन हुए, जिसमें 11 मंथ्स 18 डेज लगे हमारे इस वो बनने में, ठीक है। ओवर 2000 अमेंडमेंट्स वी आर डिस्कस्ड, कितने 2000 अमेंडमेंट डिस्कस किए गए पूरे इसको बनाने के टाइम पे। ऑल डेलिब्रेशंस वी आर रिकॉर्डेड एंड मेड पब्लिक, अ रिमार्केबल स्टेप फॉर ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उसके लिए रिकॉर्डेड किया गया और मेड पब्लिकली मेड किया गया, ठीक है। एडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, एडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 में। केम इनटू इफेक्ट कब में, 26 जनवरी 1950 में। सेलिब्रेटेड एज क्या, रिपब्लिक डे। वी हैव अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम, ठीक है। एम टू इस्टेब्लिश जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेटर ऑन क्या हुआ था, द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी मेकिंग, और मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है।
अब हम आगे जाते हैं और अब हम जो पढ़ेंगे, मतलब हम जो आगे लास्ट जो हम करेंगे, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब जानते कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये आ गया हमारा आंसर राइटिंग की बारी। अब आंसर राइटिंग कैसे की जाती है ये आप सबको पता है, आप सब लोग लिखते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीका होता है खैर हर किसी का अपना आंसर लिखने का। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई द 42nd अमेंडमेंट इज़ कॉल्ड अ रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि 42nd जो अमेंडमेंट था, संशोधन, वो रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया, तो हम सबसे पहले तो समझेंगे 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, और वो कब पास किया गया था, पहले ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट और ये कब पास किया गया था। अब अगर हम इस आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम कैसे फॉर्म करेंगे इसको, कि जो 42nd अमेंडमेंट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था। कब पास किया था, 1976 में पास किया था। ठीक है, इस कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, पास किया गया था 1976 में, और इसे हमने क्या कहा गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट क्या है, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन 1976 इज ऑफन कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और अ रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहें या फिर रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहें। ठीक है, ये दोनों कहा जा सकता है इसको। और सेकंड क्या है, बिकॉज इट मेड एक्सटेंसिव एंड वाइड रेंजिंग चेंजेस द मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया है, वाइड रेंजिंग ऑफ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से आंसर फॉर्म कर सकते हैं। बता रहा है कि इसमें क्या होता, मैसिव चेंज, एक तरीके से चेंज हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, मैसिव चेंज भी नहीं कहेंगे, एक तरीके से इसमें कहा जा सकता है कि हम लोगों ने जो वाइड रेंजिंग चेंजेस कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हुए हैं दो, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। क्या हुआ है, मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको आप 1 2 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं वाई, हियर इज़ वाई कंसिडरेशन रिवीजन रेदर देन अ जस्ट अ रेगुलर अमेंडमेंट। इसे क्या कहा जा सकता है, कंसिडर किया जाए रिवीजन ऑफ क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर देन किसके, रेगुलर। इसको रेगुलर अमेंडमेंट में काउंट नहीं किया गया, बिकॉज इसमें क्या था, मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज हुए थे, जिसमें ओवर 50 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए थे। कितने, ओवर 50 आर्टिकल क्या किए थे इसमें, अमेंड किए गए थे। ठीक है, कितने आर्टिकल अमेंड किए थे, ओवर 50 आर्टिकल। इस वजह ओवर 50 आर्टिकल इसमें क्या हुए थे, अमेंड किए थे, ओवर 50 आर्टिकल। ठीक है, एडेड न्यू पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, इसमें क्या किया था, नए पार्ट और शेड्यूल भी ऐड किए गए थे। अ स्केल नो अदर अमेंडमेंट मैच, इसके साथ कोई भी अदर अमेंडमेंट मैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिशेप द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। इसमें क्या किया था, एक तरीके से रिशेप हुआ था, बैलेंस हुआ था पावर, जो पावर मिला था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली और बिटवीन लेजिस्लेटिव जुडिशरी में भी इक्वली पार्ट किया गया था। मतलब जो अमेंड हुए थे 50 आर्टिकल, इसमें दोनों का रोल है। ठीक है, इसी तरह सेकंड चीज़ क्या हुई थी इसमें, कर्ब जुडिशल रिव्यू हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या होता, लिमिटेड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पावर लिमिटेड द पावर कर दिया था, किसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। ठीक है, मेड लॉ पासेस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो लॉ पास किए गए थे किसके अंडर किए गए थे, DPSP के अंडर। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। ठीक है, उसमें अल्टर्ड द प्रियम्बल को अल्टर किया गया, मतलब ऐड किए गए कुछ वर्ड्स। ठीक है, नए वर्ड कौन से ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए। दिस वॉज अ बिग फिलोसफिकल शिफ्ट इन हाउ द स्टेट डिफाइंड इटसेल्फ। ये क्या था, एक तरीके से बड़ा फिलोसफिकल शिफ्ट था जो स्टेट ने डिफाइन किया था। इंक्रीज सेंट्रल पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। एंड द इम्पैक्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी के ड्यूरिंग क्या था, पास ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी
1975 से 77 विच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वी आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेट। ये शेप द कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट द रूलिंग पार्टी एजेंडा। ठीक है, अब इसको मैंने एक तरीके से ग्राफ बनाया है, एक बार आप ग्राफ देखते हैं हम लोग इसका। ये है इसका ग्राफ। मैंने क्या बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, प्रियम्बल एक तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ था, दूसरा क्या होता वीकेंड रिव्यूज़ हुए थे जुडिशरी के, और सेंट्रल पावर इंक्रीज हुआ था। मतलब कितने 50 अमेंडमेंट्स हुए थे। ठीक है, प्रियम्बल में क्या हुआ था, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्या हुआ था, सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रेटेड, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। चेंज किया था नेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल मूव टू अलाइन विद रूलिंग पार्टीज आइडियोलॉजी। ठीक है, और जुडिशरी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर को आर्टिकल 31C क्या किया था, चेंज किया गया था। और किसके अंडर, DPSP, टाइटल प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है, लॉ इम्यून किया गया था किसके लिए, चेंजेस इफ अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, सेंट्रल पावर इंक्रीज की गई कैसे, स्ट्रॉन्गर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म डाइल्यूटेड, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बूस्ट किया गया। ठीक है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया, इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा, फंडामेंटल रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए हम इसका कंक्लूजन क्या निकला, द 42nd अमेंडमेंट रिवाइज द इसेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन मल्टीपल एरियाज। क्योंकि किसी एक एरिया पे रिवाइज ना करते हुए अमेंडमेंट मल्टीपल एरियाज में किए गए, नॉट जस्ट ट्विकलिंग लॉ बट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स। दैट्स वाई इट्स नॉट जस्ट एन अमेंडमेंट, इट्स कंसिडर्ड एज अ रिविजन। इसीलिए सिर्फ अमेंडमेंट नहीं कहा गया, क्या कहा गया, कंसिडरेशन एज अ रिविजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, वाई द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें मल्टीपल अमेंडमेंट किए गए थे, नॉट अ सिंगल वन। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी PDF दूंगी, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें मैंने ये ग्राफ बनाया है। एक्चुअली क्या है ना, इस तरीके से फॉर्म करने में, ये तो मैंने अपने तरीके से बनाया, आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसको आप लोग टेबल फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे 42nd अमेंडमेंट लिख लिया ऊपर, नीचे 3 टेबल बना लिए, प्रियम्बल, जुडिशरी एंड सेंट्रल पावर, और उसके अंदर से नोट डाउन कर दिया। कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है किसी भी आंसर में। ये 125 वर्ड का आंसर था। ठीक है, और आपको इतना टाइम मिलता नहीं है, और 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को ओवरऑल फॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में बता सकते हैं कि क्यों इसे अमेंड किया गया। अब क्या है, उस टाइम पे करंट अफेयर्स के साथ भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप। अभी हम करंट अफेयर ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरीके से इसे लिखा जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। आप इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज हमने काफ़ी लंबा पढ़ा है और अच्छे तरह से कवर अप किया है। प्रियम्बल को भी हमने रिवाइज़ किया, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ऑर्गन्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं किस क्वेश्चन को, वो भी पढ़ा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पढ़ा है जो हमने। मैं चाहूँगी आप लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी एक बूस्ट मिले और क्वेश्चंस करवाने का, पढ़ाने का। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी, अगर कुछ गलतियां हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, और किस तरीके से मुझे आगे और पढ़ाना चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास पढ़िएगा, देन इस सेकंड वन को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा बूस्ट देगी और अच्छे से नॉलेज देगी। बाकी मैं ऐसी कोशिश करती रहूँगी और क्लासेस अच्छे से लाने की। तब तक ले आप इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।